स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं DKMA में। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि सरकार की ओर से इस साल को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है आप मानते हैं? जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है कि हम अपनी खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करें जी। और दूसरी बात जो हमेशा उभर करके सामने आती है कि पोषण सुरक्षा को भी हमें साथ के साथ जो है उसको सुनिश्चित करना है। और अभी तक की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों में खेती हमारी कैसी होनी चाहिए और हमारी जो वातावरण है, हम लोग जलवायु परिवर्तन की भी बात करते हैं, तो इस तरह की विकट परिस्थितियों में और जो वर्तमान की हमारी मांग है, इस तरह के जो मैं कहूँगा कि जो परिदृश्य हमारे सामने निकल के सामने आया है, उसमें हमारी खेती कैसे हो, तो उसको जब आकलन किया गया तो हमें पाया गया कि हमें खेती में विविधीकरण को लाने की ज़रूरत है। तो उसको जब देखा गया और उसका आकलन किया गया तो हमारे पास मिलेट्स की फसलें हमारे सामने निकल के आई। पहले तो हम लोग इसको मोटे अनाज बोलते थे, अब हम लोग इनको मिलेट्स बोलते हैं, श्री अन्न बोलते हैं, जो अलग अलग तरह के इसमें नाम है। तो मिलेट्स को हम लोगों ने इसलिए देखा कि ये हमारी पुरानी फसलें हैं, परंपरागत फसलें हैं, ये हमारे भोजन का बड़ा अच्छा अंग थी और उनको जो है एक तरह से हमारे भोजन में शामिल थी। क्योंकि वो इसलिए शामिल थी, एक तो ये कि इनकी खेती हम चुनौतीपूर्ण क्षेत्र जो है जहाँ पर पानी की कमी है, हमारा तापमान अधिक रहता है और एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जो चैलेंज्ड एनवायरनमेंट है उनमें भी इसकी खेती हो सकती है। फिर इसमें क्या है कि ये पौष्टिकता से भरपूर है और जलवायु की बात मैंने आपको बताई है कि जलवायु भी जो चुनौतीपूर्ण है उस क्षेत्र में अगर हमें खेती करनी है तो ये फसलें हमारे सामने निकल के सामने आई कि हमें परंपरागत फसलों को आगे ले जाने की ज़रूरत है, जो अपने आप में जिनको हम क्लाइमेट रिसिलिएंट क्रॉप्स बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों को भारत सरकार ने इन्हीं सब मुद्दों को अपना प्रपोजल एक बनाया और उसको FAO जो यूनाइटेड नेशन का जो एक मैं ये कहूँगा कि संस्थान है उसके सामने प्रस्तुतिकरण किया और वो प्रस्तुतिकरण करने का मुझे मौका मिला। और उस प्रस्तुतिकरण में हम लोगों ने 3 उद्देश्य बताए कि ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, हमारी जलवायु के लिए अनुकूल है और इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें पूरे विश्व को जो है एक तरह का इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स मनाने की ज़रूरत है। तो उस तरह से जो भारत का प्रपोजल था उसको अनुमोदन मिला और बहुत सारे राष्ट्रों ने जो है इसको स्वीकृत किया। उसके बाद से जो है हम लोग आज जनवरी 2023 के बाद से जो है इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स मना रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम इसको पूरे विश्व में जो भारतीय मिलेट्स हैं उनको कैसे आगे तक ले जाएं और पूरे विश्व को हम कैसे गाइड करें कि इस तरह की क्रॉप्स पर जो हमें आने की ज़रूरत है। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर को लेकर सरकार की ओर से खासा तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उन तैयारियों में कुछ खामियां ऐसी भी हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं अधूरी हैं, तो उन खामियों के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि खामियां न कह करके हम ये कहें कि हमारे उसमें किस तरह की ऐसे कमियां थी जिनको जो है एक तरह से हम लोगों को देखें क्यों नहीं प्रमोट हो रही थी, ये हमारी फसलें क्यों नहीं प्रमोट हो रही थी। तो इन फसलों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए ये देखा गया कि इनका जो उत्पादकता है वो कम है, इनका जो उत्पादन है वो घटना शुरू हो गया था और उसको हम उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। दूसरा कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं उनमें भी जो है खेती को बढ़ावा दिया जाए और इस तरह के जो विकल्प हैं उनको हम किसानों को सजेस्ट करें कि इनकी खेती भी की जा सकती है, जिससे कि किसान एक तरह से एक अतिरिक्त फसल ले सके और इस तरह के विकल्प जो है उनको भी अपना सके। तो ये सब चीज़ों को देखा गया और जो और बात सामने निकल करके आई कि इन फसलों को अगर हमें प्रमोट करना है तो क्या किसान के पास कोई अपनी ऐसी मंडी है जिसमें वो अपना अच्छे दाम पर जो है उसको बेच पाए। तो इस तरह की कमियां देखी गई। दूसरा ये देखा गया कि जब तक हम इसका जो एक तरह से प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, प्रसंस्करण की बात करते हैं, तो प्रसंस्करण नहीं करेंगे तो उसका जो अधिक लाभ किसान को नहीं मिल पाएगा। तो प्रसंस्करण से संबंधित अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। दूसरा, हमारे मिलेट्स जो है अपने आप में बड़े उपयोगी मिलेट्स हैं, उनका पोषण महत्व जो है हर तरह से प्रमाणित है। तो उस पोषक महत्व को देखते हुए हम अपनी मिलेट्स की ब्रांडिंग करके जब हम बाज़ार में बेचना चाहेंगे, बाहर विदेशों के बाज़ार में, तो उसको कैसे ले जाएं, ये हमारे पास अभी कोई माध्यम नहीं था।
तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इन सभी कमियों को मद्देनजर रखा गया। और जलवायु परिवर्तन की बात भी जैसे मैंने की, तो वो एक तरह का चैलेंज है, चुनौती है। इस तरह के जितनी भी चुनौतियां हैं उनमें जो है इन फसलों को कैसे आगे ले जाए, तो इसलिए इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स का प्रपोजल गया। और इन कमियों को दूर करने के लिए, जैसे बीज की भी कमी बताई गई, तो बीज की कमी को कैसे जो है दूर करें, तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए और एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, किसान की आमदनी में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा कैसे हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हुआ। और उसको विभिन्न माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों से, चाहे कार्यक्रम की बात करें कि जैसे सेमिनार हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, और इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें मिशन प्रोग्राम्स कहते हैं। तो जागरूकता अभियान कार्यक्रम जो है अलग अलग राज्यों के माध्यम से और ब्लॉक स्तर पर, साथ साथ में राज्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, फिर हम लोग पूरे देश के स्तर पर जो है इस पर कार्यक्रम हो रहा है। जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी हैं वो भी जो इसको काम कर रही है। तो जैसे पोषण सुरक्षा की बात करते हैं तो उसके लिए जो हमारा पोषण मिशन है उसमें जो है मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि उन कमियों को कैसे दूर किया जा सके। इसी तरह से जो ये एक तरह का नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कार्यक्रम है, उसके तहत इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में जो है इनकी खेती कैसे हो, नई किस्मों का जो है एक तरह से समावेश कैसे हो, उसको उससे जोड़ा गया है। रूरल मिशन जो है उसमें इसको जोड़ा गया है। इसी तरह से जो एक्सपोर्ट मिशन है हमारा देश का, एक्सपोर्ट काउंसिल जो है जिसको प्रमोट कर रही है, उस मिशन के साथ इसको जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से इन कमियों को दूर करने के लिए भारत सरकार के बड़े अथक प्रयास हैं। जी, जिस तरीके से सर ने बताया कि क्या इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर को किस तरह सरकार की ओर से आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन सर हम देखते हैं कि एक दौर वो भी था जब हमारी थालियों में मोटा अनाज हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हम आगे बढ़ते गए वक्त के साथ साथ, और जो मोटा अनाज था वो हमारी थालियों से कहीं ना कहीं गायब हो गया। लेकिन फिर से किसानों को उस कॉन्सेप्ट को अपनाना, कहीं ना कहीं किसानों के मन में एक डर भी होगा कि वो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा अपनाए तो कहीं उनको कोई लॉस ना हो जाए या उनकी फसल को कोई नुकसान ना हो, बाज़ार में उसकी मांग है नहीं है, वो सारे डर भी किसानों के मन में, आशंकाएं भी हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपने जो बात की कि हमारी थाली से गायब हुए, बिल्कुल ठीक बात है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, करीब करीब हमारे भोजन का 20 से 25% हिस्सा इन मिलेट्स की फसलों से आता था। हमारी भोजन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा थी ये फसलें, लेकिन ये घट करके 6% पर पहुंच गई। और जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी एक तरह से मैं ये कहूँगा कि मांग और एक टेस्ट जो है अलग तरह से बदलता चला गया। और हमारा जो मिशन के जो कार्यक्रम थे और साथ में जो बढ़ावा मिला वो गेहूं और चावल को ज़्यादा मिला, मक्का को ज़्यादा मिला। जब इन फसलों को बढ़ावा ज़्यादा मिलने लगा तो हमारी जितने भी मिलेट वाली फसलें थी वो पिछड़ गई। तो जब गेहूं चावल इसको जो है इसकी बढ़ोतरी होने लगी, इसका एरिया बढ़ने लगा, सरकार इसका जो है प्रोक्योरमेंट करने लगी तो किसानों को लगा कि हमारे दाम तो इसमें मिल ही रहे हैं, सरकार खरीद लेगी, तो और मिलेट्स को कोई खरीदेगा नहीं, तो इसलिए मिलेट्स को धीरे धीरे पीछे हटते चले गए। तो अभी जो चुनौती के समय आ गया और इस टाइम जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विश्वव्यापी मुद्दे हैं, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन की बात भी कर रहे थे जैसे कि, तो उसमें हम लोगों को विविधीकरण ला करके और इन जलवायु परिवर्तन का जिन फसलों पर कोई ज़्यादा असर ना हो उन फसलों को यहाँ लाने की ज़रूरत है। और ऐसी फसलें जो पोषण से भरपूर है और जिनकी उपयोगिता अब नहीं, बरसों पहले हमारे पूर्वजों ने उसकी पहचान की थी कि ये फसलें हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं और उनको जो है एक तरह से खाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था। तो अभी बीच में जैसे कि आप कह रहे कि हम इसके मिलेट्स क्रॉप को पीछे छोड़ आए थे, तो अब इनकी गुणों की पहचान हुई और इनको आगे ले जाने के लिए ये जो इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स है ये शुरुआत हुई। और 2018 में नेशनल मिलेट मिशन भी शुरुआत की गई और भारत सरकार का नेशनल मिलेट मिशन मेरा ही बनाया हुआ था उस टाइम में जब मैं कृषि आयुक्त था। तो 2018 से हम लोगों ने मिलेट को प्रोत्साहित करने के लिए उस तरह के कार्यक्रम हमने पहले अपने घर से शुरू किए विश्व पर जाने से पहले, और उसका जो एक नया नाम भी दिया जिसको न्यूट्री सीरियल बोले जाते हैं। और अभी तो एक और नया नाम निकल करके आया श्री अन्न के नाम से। तो श्री अन्न हमारा एक ब्रांड है, उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे जिससे कि किसान हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो और भारतीय किसान के द्वारा पैदा किया हुआ जो हमारे मिलेट्स हैं उनको जो है पूरे विश्व में स्थान मिले और देश में भी स्थान मिले। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल ये भी है कि किसानों को क्या मिलेट्स की खेती पर वो विश्वास दोबारा से आ पाएगा
क्योंकि कहीं ना कहीं किसान उससे अछूते हो गए हैं और एक डर, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि उनके मन में वो डर अभी भी है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो पहले उत्पादन जो होता था करीब करीब 13 मिलियन टन होता था, तो 13 मिलियन टन से बढ़ करके हम 17 मिलियन टन पे आ गए और हमारा जो क्षेत्र है वो घट गया, एरिया घटा। एरिया घटे हुए एरिया से अधिक उत्पादन कौन ले रहा है? हमारा किसान ही तो ले रहा है। तो किसानों के मध्य में भरोसा तो है, लेकिन मांग बढ़ाने की जरूरत है। जैसे मांग क्रिएट होगी, मांग डिमांड बढ़ेगी, तो इसका जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, किसानों का भरोसा जो है इन फसलों पर आएगा। तो इसलिए मांग बढ़ाने के लिए हम लोग अक्सर यही सलाह दे रहे हैं कि जो हमारा एक तरह से भारत सरकार का जो मिशन है, जिसमें हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जैसे, और इसी तरह से जो हमारे खाद्य मिशन प्रोग्राम है, साथ में हमने पोषण मिशन की बात की थी, तो इस तरह के जितने भी कार्यक्रम हैं और मिड डे मील की बात की, तो इसमें भारत सरकार ने मांग क्रिएट करने के लिए उसमें खाने का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा इसको बनाया है और सब जगह ये बच्चों को भी वितरित होता है वहाँ पर जो स्कूल में पढ़ते हैं। और इसी तरह से नए उत्पाद बना करके उनको हम दूसरे देशों में भेजें और हमारे देश में भी एक सुपर फूड के रूप में इसको कैसे ले जाएं, तो उसको सुपर फूड के रूप में जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि एक डिमांड निकल करके सामने आएगी और हमारा किसान इसका उत्पादन करेगा, उसका एक अपना भरोसा बन करके सामने आएगा कि सरकार भी उनके साथ में खड़ी है और उत्पादन करेंगे। तो वो उनकी जो सिचुएशन है एक तरह से मैं ये कहूँगा कि हर रूप से जो है विन विन वाली सिचुएशन है, उसमें किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं रहेगा। और अब ऐसा समय आ गया है कि इतनी डिमांड बढ़ गई है कि हमारे पास जो है पूरी करने के लिए जो है मिलेट्स उपलब्ध नहीं है और किसान बीज मांग रहे हैं, हमारे पास अच्छा बीज जो है उपलब्ध कराना है और भारत सरकार ने बीज उपलब्ध कराने के लिए भी योजना बना दी है और 100 करीब इसमें 25 सीड हब बन गए हैं, जिनसे जो है बीज उत्पादन हो रहा है और वो किसानों तक बीज पहुंचेगा। किसान नए नए क्षेत्रों में जो है इसकी खेती करना चाह रहे हैं, तो एक भरोसा निकल करके सामने आया है। जी सर, हम बात करेंगे जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर की घोषणा सरकार की ओर से की गई है, किसानों की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले टाइम में क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? अभी जैसे कि मैं बता रहा था कि ये सब चीज़ें डिमांड और सप्लाई पर होती है, तो अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो एक तरह से ये सुनिश्चित होगा कि उस सप्लाई हम कैसे बढ़ाएंगे। तो सप्लाई बढ़ाएंगे तो किसान ये सोच रहा है कि मैं अलग अलग क्षेत्रों में जो नए किसान हैं जिन्होंने पहले कभी मिलेट्स की खेती ही नहीं की है, नहीं तो परंपरागत रूप से खेती कहाँ होती रही है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हमारे कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर इनकी खेती होती है। तो किसान नए नए क्षेत्रों में भी इनका उत्पादन करने के लिए पूछ रहे हैं, कहते हैं जी हमें बताइए, मैं इस मिलेट की खेती अपने एरिया में करना चाहता हूं, लेकिन मेरा पहले का कोई अनुभव नहीं है। तो इस प्रकार की एक मैं ये कहूँगा कि एक जागरूकता निकल करके सामने आई है, किसानों का एक आकांक्षा है कि हम ये नया भी कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है उसकी बात कर रहे हैं और नए नए क्षेत्रों में इसको ले जाने की ज़रूरत है। नई किस्मों का जो है हम लोगों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, जिससे कि उसकी किसान जब उसको अपनाएगा तो उसकी आमदनी में भी इजाफा होगा। तो उसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स जो है वो फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन FPO 90 FPO बनाए गए हैं इस पर मिलेट्स के ऊपर। तो FPO अपने आप में किसानों की संगठन है, तो वो किसानों का संगठन है, किसानों को सशक्तिकरण किया गया है, तो किसान खुद जो है उसका हिस्सा है, जिससे कि उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी मांग क्रिएट हो और वो एक्सपोर्ट भी कर सके। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से एपीडा ने जो है अपनी एक योजना भी चलाई है। तो इन सब चीज़ों का भरपूर फ़ायदा रहे और किसान अपनी आमदनी में इजाफा कर सके और एक अतिरिक्त फसल मैं ये कहूँगा कि जो अलग अलग क्षेत्र है हमारे जलवायु क्षेत्र के हिसाब से उत्पादन होता है, तो उसमें जब अतिरिक्त फसल के रूप में आएगी तो निश्चित रूप से उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसका अपना भरोसा बढ़ेगा नई नई फसलों को अपनाने में। जी, जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि क्या स्थिति है और किस तरह से डिमांड लगातार किसानों में भी बढ़ रही है, क्योंकि जागरूकता सरकार की ओर से लगातार किसानों के बीच की जा रही है। लेकिन सर अगर हम बात करें निर्यात की, तो मिलेट की क्या स्थिति है अभी निर्यात को लेकर? देखिए 2017 में हमने इसका आकलन किया था, हमारे पास बेस ईयर हमने उसको माना था, तो करीब करीब हम लोगों के पास 21 मिलियन $US हमने भारत ने जो है मिलेट्स को एक तरह से एक्सपोर्ट करके हम लोगों ने कमाए थे। उसके बाद से जब हम लोगों ने मिशन चलाया 2018 में,
तो जो 2020 का आंकड़ा जब हमारे सामने निकल के आया तो ये हमारा जो निर्यात है ये बढ़ करके 25 मिलियन US$ जो है हम लोगों ने कमाए। और अभी जो देखें जो वर्तमान आंकड़ा है जब से ये इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स आया है तो ये बढ़ करके 32 मिलियन US$ जो है हम लोगों की इनकम, जो एक तरह से रेवेन्यू है वो भारत सरकार को मिला है। और आगे भी इसकी संभावना है और बढ़ेगा। और इसके लिए दो तरह से जो मैं कहूँगा कि सरकार की पहल है, जो हमारी एक्सपोर्ट काउंसिल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखती है, उन्होंने जो एक कार्यक्रम चलाया है एपीडा के माध्यम से, उसमें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि किसान अच्छी उत्पादन की पद्धतियों को अपना करके, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसको बोलते हैं, इंड गैप सर्टिफिकेशन उसका होता है। सर्टिफिकेशन से ये प्रमाणीकृत हो जाता है कि ये जो उत्पाद है ये बिल्कुल शुद्ध है और इसको हम लोग एक तरह से निर्यात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और उस पद्धतियों को अपना करके उसका उत्पादन होगा, जिससे कि सीधा जो है हम इसको दूसरे देशों में इसको बेच सकें। और जो दूसरा एक और जो पॉइंट निकल करके सामने आया कि जैसे कि आप जानते हैं कि अमूल का हमारे सामने एग्जांपल दिया जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भारत सरकार ने प्रोत्साहित किया है। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बना है। तो इस तरह के कई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बन के सामने आ रहे हैं, निकल करके सामने आ रहे हैं, जिनमें मिलेट्स भी साथ में शामिल है। तो इस तरह के उससे जब उत्पादन होगा तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन होगा। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन होगा तो हमारा निर्यात आने वाले समय में निश्चित रूप से बढ़ेगा। और इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स का हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम भारतीय मिलेट्स को की जो अपनी एक पहचान है पूरे विश्व में हम बताएं कि ये बिल्कुल ही यूनिक हैं और इनका जो गुण है वो बिल्कुल ही अद्भुत है। भारतीय मिलेट्स अपने आप में एक अनोखे हैं जिनको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। पूरे विश्व में हम इसको जो है सुपर फूड के रूप में एक पहचान बना दें और एक ब्रांडिंग जो है निकल करके आए कि मिलेट्स फ्रॉम इंडिया। तो उस मिशन को लेकर के हम लोग आगे चले हुए हैं और उसका बड़े अच्छे परिणाम निकल करके सामने आ रहे हैं। और एक्सपोर्ट का आने वाले समय में जो अभी आकलन हो रहा है, एक मांग उभर करके सामने आएगी। जी, जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि निर्यात के लिए भी काफ़ी कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि मिलेट्स का उत्पादन बढ़े और निर्यात भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर सामने आए। लेकिन सर मैं आपसे सवाल भी पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे अभी बताया हमें कि कुछ राज्य हैं जहाँ पर मिलेट्स की खेती पर तवज्जो दी जा रही है, लेकिन वो राज्य भी कुछ ऐसे हैं जिन पर मिलेट्स की खेती जहाँ के किसान अभी नहीं, उन्हें इतनी जानकारी है, इतनी जानकारियों के बारे में उन्हें नहीं पता है कि वो मिलेट्स की खेती को अपनाएं या इस व्यवस्था को, एक कल्चर को अपनाएं। तो उन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो इससे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो खेती है वो कृषि जलवायु आधारित है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग अनुकूल तापमान, अनुकूल जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और इसकी एक तरह से मैं ये कहूँगा कि हमारा किसान जो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि बहुत समझदार है। हमारे जो पहले के किसान थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने पहले से ही इसकी पहचान कर रखी है। अब आप देख लीजिए, जैसे बाजरा की बात आती है तो राजस्थान का नाम निकल करके सामने आता है कि जो बाजरा का जो उत्पादन है, जो क्वालिटी है, जो राजस्थान से आएगी और कहीं से नहीं आएगी। तो बाजरा का जो उत्पादन है वो राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है और हमारा हरियाणा का क्षेत्र है जो साथ में लगता हुआ है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर इनके साउदर्न जो स्टेट्स हैं, जो वहाँ पर भी बाजरे की कुछ कुछ जगह छोट जो क्षेत्र है वहाँ पर भी इनकी खेती हो रही है। जब ज्वार की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का नाम निकल करके सामने आएगा, महाराष्ट्र का नाम साथ में आएगा। साथ में हम गुजरात की भी बात करेंगे, राजस्थान की भी बात करेंगे। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं जिसमें यूपी भी है, मध्य प्रदेश भी है, वहाँ कहीं ना कहीं जो है ये ज्वार का भी उत्पादन हो रहा है। और इसी तरह से एक दूसरी तीसरी जो मुख्य फसल है जिसको रागी बोलते हैं, रागी को कर्नाटका में सबसे अधिक खेती होती है। उसके बाद उत्तराखंड में इसकी खेती होती है। उत्तराखंड के बाद जो है कुछ और राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, थोड़े थोड़े एरिया में भी उनकी खेती हो रही है। साथ में कुछ साउदर्न स्टेट्स है जिसमें तेलंगाना की भी बात भी करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, वहाँ भी जो है इनकी खेती हो रही है। तो ये तीन तो मुख्य फसलें हैं। इसके बाद कुछ और ग्रुप है, हमारी 4-5 फसलें और हैं जिनको हम लोग माइनर क्रॉप्स कह देते हैं। सूक्ष्म मिलेट्स की जो फसलें हैं उनको थोड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, लेकिन वो बड़ी, मैं ये कहूँगा कि अपने आप में गुणों से भरपूर हैं, पौष्टिकता उसमें बहुत अधिक है। उनको भी हम लोग चाहते हैं कि उनका एरिया भी बढ़ के सामने आए। तो एक तरह से हम सिर्फ 3 मिलेट तक सीमित ना रहें। हमारे पास जो 8 मिलेट की फसलें हैं उन 8 मिलेट्स को पूरे देश में हम फैलाएं और उनकी मैपिंग कर दी गई है कि
कि जो उनके अनुकूल जो जलवायु किन किन क्षेत्रों में है वहाँ पर जो है इनकी खेती की जा सकती है, और इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ये जो क्षेत्र इसके अनुकूल है वहाँ पर किसान जो है इसकी खेती कर सकता है। इस तरह की मैपिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है और वो हैदराबाद में स्थित है, उन्होंने इस पर जो है कार्य किया है। मिलेट्स की खेती के लिए तमाम जानकारी जिस तरह से हमें सर ने दी है कि क्या कुछ नया है और किस तरीके से काम किया जा रहा है, किसानों तक इस स्कीम को लगातार पहुंचाया ही नहीं जा रहा बल्कि उनको जोड़ा भी जा रहा है इस नए उत्पाद को, ताकि किसान भी अपना सके। आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा सर, क्या आप किसानों को क्या कुछ और संदेश देना चाहेंगे फसल क्रांति के माध्यम से? मेरा जो संदेश है किसानों को रहेगा कि हम खेती को एक तरह से प्रबंधन के रूप में करें। जैसे हम किसी भी चीज़ का पहले मैनेजमेंट करते हैं तो पहले सोच विचार कर लें कि हमारे पास किस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। उन संसाधन को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी खेती को अपना एक रूप देना पड़ेगा। उसी तरह से फसलों का चुनाव करें। फसलों का जब चुनाव करेंगे तो उसके बाद आप देखें कि उस फसल के लिए हमारे पास बेहतरीन किस्में कहाँ उपलब्ध है, उनका जो अच्छा बीज है उसका जो है प्राप्ति करें, और उसके साथ जो उसकी जो प्रोडक्शन की जो पद्धति है, उत्पादन की जो पद्धति है उसको अपनाएं जो अनुमोदित की गई हैं, और अपने उनके जलवायु क्षेत्र के लिए जो सिफारिश की गई जितनी भी मैं ये कहूँगा कि पद्धतियाँ हैं उनको अपनाएं, जिससे कि वो अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। जब मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँगा जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि समन्वित जो पोषण प्रबंधन है पौधों के लिए वो करें, और इसी तरह से समन्वित जो कीट एवं रोग का जो प्रबंधन है उसको अपनाएं, और उसके बाद जो है उसका हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग और उसके बाद से प्रोसेसिंग, ये सभी चीज़ों को अपनाएंगे तो एक तरह से एक मैं ये कहूँगा कि लाभकारी सौदा साबित होगा। और पूरे विश्व में भारत अपने मिलेट्स की धूम मचा चुका है। ये पहले से हम देख रहे हैं, जब से जो है इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स मनाने का जो भारत ने बीड़ा उठाया है, पूरे विश्व को जो है हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी पहले जो आपने देखा होगा, इससे पहले यूनाइटेड नेशन ने 2 इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स डिक्लेयर किए थे। क्यूनोवा को कोई नहीं जानता था, अभी पूरे विश्व में क्यूनोवा को के बारे में सब जानते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर विश्व में कुछ ऐसे देश भी होंगे जिनको मिलेट्स के बारे में नहीं पता होगा, तो अब वो सब लोग जान गए हैं और भारत सब जगह प्रतिनिधित्व कर रहा है। और अभी मार्च के महीने में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में करीब 50 से 60 देशों ने इसका हिस्सा लिया इसमें, और उनको मिलेट्स की जानकारी दी गई और उन्होंने अपने भी अनुभव साझा किया हमारे साथ। इसी तरह से एक और कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पूरे विश्व के जो कृषि मंत्री हैं वो यहाँ पर देश में आए थे, उनके साथ मीटिंग हुई। तो मिलेट्स के रूप में जो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें साझा की। अभी वाराणसी में G20 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई, उसमें भी हम लोगों ने मिलेट्स के बारे में अपनी जानकारी साझा की और महर्षि के नाम से एक कार्यक्रम चलाया, जो एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह से मिलेट्स के ऊपर डेडिकेटेड प्रोग्राम है, जो एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा देंगे और उसी के मद्देनज़र किसानों की समस्याओं को जो है आगे रखते हुए कि उनका समाधान कैसे दिया जाए। तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो हैदराबाद में बनाया गया है, और वो इंटरनेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को एक इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्टेटस दिया गया है, जो पूरे विश्व को एक तरह से मार्गदर्शन करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे डॉक्टर S.K. मल्होत्रा जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के बारे में तमाम जानकारियां दी, किस तरह से न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने की काम किया जा रहा है। कृषि संबंधित और भी तमाम जानकारियां हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।